इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप लोग को पहले से पता होना चाहिए नर्सिंग प्रोफेशन में आने से पहले। नर्सिंग जॉब प्राइवेट में और गवर्नमेंट में कैसे रहेंगे, मैं अपने जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। पहले नंबर पे आते हैं नर्सिंग जॉब पोजीशन। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देखोगे तो उसमें नर्सेस के लिए बहुत सारे इन्यूमरेबल जॉब पोजीशंस है। उसमें पहले आते हैं जब आप एक फ्रेशर यानी नर्सिंग कोर्स ख़त्म करने के बाद आप जब एक हॉस्पिटल में ज्वाइन करेंगे तो आपको पहले जो पोस्ट मिलेगा वो हो गया एज ए स्टाफ नर्स। इस पोस्ट के लिए बहुत सारे नेम्स, न्यू नेम्स अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में है, यानी जूनियर एसोसिएटिव, एग्जीक्यूटिव, ऐसे करके। ओके, तो सब स्टाफ नर्स पोस्ट ही है। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएंगे, ठीक है, लाइक एटलीस्ट 5 years, तो उसके बाद फिर आपको एक नर्सिंग इंचार्ज और यू कैन से अ नर्सिंग टीम लीडर पोस्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको पता ही होगा जब आपके पोस्ट बढ़ेंगे उसके हिसाब से आपकी सैलरी में भी चेंजेस आने लगेंगे, है ना। एक नर्सिंग इंचार्ज के पोस्ट मिलने के लिए आपकी कैपेबिलिटी को भी देखा जाता है, ठीक है। तो सिर्फ एक्सपीरियंस होने से काम नहीं चलने वाले हैं, आपको आपकी कैपेबिलिटी यानी आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी दिखाना होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन में 10 years मांगते हैं एक इंचार्ज पोस्ट के लिए। इसके बाद आते हैं नर्सिंग सुपरवाइज़र पोस्ट। तो नर्सिंग सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए मिनिमम 10 years, कोई ऑर्गेनाइजेशन में 15 years भी मांगते हैं। उसके बाद आते हैं एएनएस यानी असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसके लिए भी एटलीस्ट आपको 15 years के एक्सपीरियंस मांगेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कभी कभी इससे भी कम भी एक्सपीरियंस होने से भी आपको ले सकते हैं। उसके बाद फिर आते हैं डीएनएस, डिप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वो एएनएस के ऊपर होंगे। उसके लिए भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, एटलीस्ट 15 years और 18 years एक्सपीरियंस चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में काम करने के लिए एटलीस्ट आपको 20 years एक्सपीरियंस मांगते हैं। कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में 10 to 15 years भी मांगते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये सब डिपेंड होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सीएनओ यानी चीफ नर्सिंग ऑफिसर, वो सबसे ऊपर पोस्ट है। कोई ऑर्गेनाइजेशन में नर्सिंग डायरेक्टर भी बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से पोस्ट कौन से नाम से आपको देंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से उनके पोजीशंस, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके सैलरी, इंक्रीमेंट, बोनस, ये सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा कोई एडिशनल जॉब पोजीशंस भी है, लाइक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, यानी ये जो नर्स है स्पेशलाइज्ड क्वालिफाइड नर्स होंगे इन्फेक्शन कंट्रोल में, और वो उनको एटलीस्ट मिनिमम 3 years के एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्फेक्शन कंट्रोल में, ठीक है। और ये बहुत अच्छा पोस्ट है, एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट पोस्ट है, और ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को डायरेक्टली ये रिपोर्टिंग दे। फिर उसके बाद आते हैं नर्सिंग एजुकेटर। ये एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है और इनके भी हेड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ही होते हैं। और नर्सिंग एजुकेटर्स के एक और नाम है, वो है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स। और ये नर्सिंग एजुकेटर्स स्टाफ नर्सेस के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके डेली बेसिस से उनकी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद आते हैं क्वालिटी नर्स। क्वालिटी नर्स जो है स्पेशली NABH JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स में क्वालिटी नर्सेस काम करते हैं, और ये भी एक इंडिपेंडेंट और एक एडवांस्ड पोस्ट है। और ये नर्स हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स को जो केयर मिलते हैं, सर्विसेज मिलते हैं, उनके पूरे क्वालिटी को, उनकी स्टैंडर्ड को देखते हैं। तो ये सब हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो नर्सेस के पोजीशंस होते हैं। अभी देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरह के पोजीशंस होते हैं। तो उसमें पहले आते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स। नर्सिंग ऑफिसर्स का भी ग्रेड होते हैं। जो जूनियर मोस्ट नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो ग्रेड 1 में होते हैं। फिर उसके बाद 3 years के बाद वो ग्रेड 2 में जाते हैं, दैट इज़ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, ठीक है।
तो वो उसके हिसाब से फिर चेंज हो जाएंगे। तो ग्रेड 1 ऑफिसर्स, ग्रेड 2 ऑफिसर्स के भी सैलरी में फ़र्क होते हैं, चेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। वो नर्सिंग ऑफिसर्स को सुपरवाइज करते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की असिस्टेंट पोस्ट में काम करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। वो पूरे नर्सिंग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं और वो पूरे नर्सिंग केयर सर्विसेज को सुपरवाइज करते हैं और पूरे उसके क्वालिटी को देखते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर आते हैं CNO यानी चीफ नर्सिंग ऑफिसर। ये पूरे हेड नर्सिंग डिपार्टमेंट को यानी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के भी ऊपर में आते हैं और सबको सुपरवाइज करते हैं और डायरेक्ट करते हैं। ये हो गया पूरे नर्सिंग पोजीशंस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे। अनदर टाइटल है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाए हैं, यानी नर्सेस क्या काम करते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को अच्छे से जानकारी चाहिए तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना मेरे चैनल पे, ठीक है। और वो वीडियो में जो जितनी भी बातें मैंने जो बोले हैं वो सब ब्रीफ होते हैं और एक क्या बोलते हैं लाइक हम लोग जो टोटल हॉस्पिटल में जो काम करते हैं ना उसके 50% मैंने उसमें बताए हैं, उसके डबल ट्रिपल होते हैं नर्सेस के जो एक्चुअल काम। अगले टाइटल हो गया वर्कलोड। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देखोगे तो वर्कलोड इज़ वेरी 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 हाई, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं वर्कलोड। वहाँ पे हम कंपेयर भी नहीं कर सकते कितने वर्कलोड होते हैं। पूरे टाइम नर्सेस केयर करते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में बिजी होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखोगे तो वर्कलोड के जो लेवल है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होते हैं, वो ऑलवेज बैलेंस्ड रहते हैं, ठीक है। यानी आप पूरे स्ट्रेस फ्री रहेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप काम करोगे। अगले हेडिंग होते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब। गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू कैन से। आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करोगे, प्रिपेयर करोगे तो आपको मिलने का चांसेस है, पर नहीं है तो मिलने का चांसेस नहीं भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देखोगे तो वहाँ पे जॉब मिलने के जो चांसेस है वेरी हाई होते हैं और कॉमन भी होते हैं। आपको आपके नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिलने का चांसेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम नहीं है, आपको कभी भी मिल सकते हैं जॉब। हाँ, इसमें एक और बात मैं बोलना चाह रहे हैं, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब मिलने के लिए पहले आपको नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, यानी स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। जहाँ से भी आपने पढ़ाई किए हो उस स्टेट से आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके अभी हॉस्पिटल्स में आपको काम मिलते हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकते हैं आपकी कोर्स कंप्लीट होने के बाद तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगले जो पॉइंट है या जो टाइटल है वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सैलरी। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सैलरी के बारे में, नर्सिंग कोर्स करने के बाद हमको कितने सैलरी मिलेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देखोगे तो सैलरी जो है डिपेंड करते हैं हॉस्पिटल के ऊपर, यानी एक एक हॉस्पिटल के अपना अपना सैलरी स्केल होते हैं और स्टेट वाइज भी थोड़ा सा डिफ़र होते हैं, यानी चेंजेस होते हैं। तो एज ए फ्रेशर जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक सैलरी मिल सकते हैं एटलीस्ट 10,000 to 15,000, ओके, 15,000। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी काम करने के लिए जाओगे, जहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा अभी रिसेंट देखेंगे तो 7th पे स्केल। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो नर्सेस यूजुअली उनको मिलते हैं 9th लेवल पे। बहुत हाई पेड सैलरी होते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, और एटलीस्ट मिनिमम आपको 65 to 70,000 इन हैंड आपको मिलते हैं। इसके भी पॉसिबिलिटी वेरी लेस है, क्योंकि अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना होते हैं और बहुत अच्छा आपके पास एक नॉलेज भी होना चाहिए। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, तब जाके आपको मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। उतना आसान नहीं है मिलने के लिए।
प्राइवेट हॉस्पिटल में देखेंगे तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होते हैं, यानी वहाँ पे वर्क भी आपको ज़्यादा होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने के लिए बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रिटर्न वर्क होते हैं, काम भी बहुत सारे होते हैं, तो उसके हिसाब से आपके स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेस लेवल बैलेंस्ड रहता है, यानी स्ट्रेस हम नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होंगे, पर स्ट्रेस होंगे, पर उसका एक लिमिट रहता है। एम्प्लॉई रिटेंशन, अगले पॉइंट, ये क्या होता है एम्प्लॉई रिटेंशन? एम्प्लॉई रिटेंशन की मतलब ये हो गया कि कितने एम्प्लॉयज़ एक इंस्टीट्यूट में टिक जाते हैं, यानी हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ स्टे इन वन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये देखेंगे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इसका रेंज बहुत कम है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एम्प्लॉई कितने टाइम तक टिक सकते हैं। बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, उनकी सैलरी के ऊपर, बहुत कम सैलरी कोई ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल में आपको मिल रहे हैं तो, और वर्कलोड भी ज़्यादा है तो कोई भी वहाँ पे काम करने के मन किसी को भी नहीं लगेगा। अगले पॉइंट आते हैं इंक्रीमेंट और बोनस। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो इंक्रीमेंट और बोनस आपको टाइमली मिलते हैं, यानी आपको बार बार पूछने का ज़रूरत नहीं होगा और आपको बहुत करेक्ट टाइम में आपको मिलते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक जैसे नहीं होते हैं। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट बोनस होते हैं कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, हॉस्पिटल्स में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहते हैं, आपके इंक्रीमेंट, आपके बोनस आपको बढ़ना मीन्स आपको बढ़ाना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। यानी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्मेंस अप्राइजल चेक करते हैं और इसका एक रिपोर्ट भी बनते हैं हर एक साल में, और ये बनाते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यानी हमारे हेड। तो इनके साथ आपके अच्छा रिलेशन नहीं है या आपकी टीम लीडर के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन नहीं है, बिहेवियरल इश्यूज़ हो गया या कुछ वार्ड में हॉस्पिटल के अंदर कुछ आपके कारण कुछ प्रॉब्लम हो गया, या पेशेंट्स के फीडबैक्स कंटिन्यूसली नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपकी बोनस, आपकी इंक्रीमेंट, सैलरी बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जा रहे हो तो यू हैव टू बी केयरफुल द वे हाउ यू वर्क, द वे हाउ यू बिहेव एंड व्हाट इज़ योर एटीट्यूड, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, फिर एक और चीज़ है आपकी स्किल्स। आप अच्छे से काम कर रहे हो, पेशेंट्स को आपकी काम बहुत अच्छा लगे है तो उनकी रिपोर्ट भी अच्छा होगा, आपके ऊपर फीडबैक भी अच्छे होंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपकी इंक्रीमेंट कितने आएंगे, बोनस कितने आएंगे। वेयरएज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट ही है, उसको हम लोग एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोलते हैं, और ये मिलेंगे उसके बाद आपको इंक्रीमेंट और आपके बोनस करेक्ट टाइम में आपके अकाउंट में, आपके बैलेंस में आ जाएंगे। इट्स माय सजेशन कि आप जब जॉब, आपके कैरियर शुरू करते हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल से ही शुरू कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे जॉब पोजीशंस भी मिलते हैं, आपके बहुत ग्रोथ भी होते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ भी होते हैं, आपको बहुत सारा स्किल्स आपको बढ़ाना है तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद जितने जल्दी हो सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेहतर है। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में काम कर चुके हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में और हॉस्पिटल में अभी हम काम कर रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पे काम करना है, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में। तो चलिए दोस्तों, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।